हाँ भैया एवरीवन, आई होप आप सारे बहुत अच्छे हों। आई विश आप सारे बहुत अच्छे रहें। सो गाइज, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू सॉल्व द ISI 2019 MSQE पेपर्स का PEA वाला पार्ट, जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव सवाल हैं। ISI 2019 का MSQE का 2019 का PA वाला पार्ट आज हम डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स, स्टैट्स और इकोटिक्स वाला पार्ट कराऊंगा। ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग पेपर था। मज़ा आएगा सॉल्व करने पे। जब मैं बोलता हूँ इंटरेस्टिंग, इसका मतलब ये नहीं है टफ है, इसका मतलब आसान भी हो सकता है। ठीक है। तो पेपर बहुत अच्छा था बच्चों। काफ़ी बच्चों को लगता है ISI में जाना बड़ा मुश्किल है, इट इज़ वेरी टफ एंड ऑल ब्ला एंड ब्ला, बहुत सारी चीज़ें वो लोग सोचते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर लग के एक एवरेज और एक स्मार्ट स्टडी आपने की हुई है तो भी आप ये पेपर बहुत ही आसान से एकदम शांत होके डीप ब्रेथ क्लियर कर सकते हो। ठीक है। मेरा तो फेवरेट है ISI, क्योंकि सारा का सारा क्वांट बेस है, मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड है। ठीक है। वेरी गुड कॉलेज, वेरी गुड प्लेसमेंट और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। ठीक है। तो एंट्रेंस के लिए जी जान लगा देना सारे के सारे बच्चे जो 2019 के बाद ISI की ट्राई मतलब लाइक बेसिकली तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो अब आज की क्लास में हम 2019 का डिटेल सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन करने से पहले आप सारे के सारे बच्चे, नीचे लिंक होगा, मतलब वीडियो में लिंक नहीं होगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा होगा पेपर का, आप उसे डाउनलोड कर लें पहले। अगर नहीं मिल पा रहा, कोई दिक्कत हो रही है, तो गूगल से ISI 2019 डाल के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने तो फ़ोन में डाउनलोड कर लिया, आप लोग भी जल्दी से कर लीजिए एंड देन वी विल स्टार्ट दी सोल्यूशन ऑफ ISI 2019। मज़ा पता है तब आएगा इस पेपर को करने का आप सारे बच्चों को, जब आप लोग इसको पहले खुद ट्राई करो। पता तो लगेगा, तुम अपने आप को एटलीस्ट जज तो कर पाओगे कि तुम लोग कितना पानी में, ठीक है, या पूरा डूब चुके हो। तो देखो प्लीज़ ध्यान से। ओके, सॉरी, जोक्स अपार्ट, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत मिस्टेक थी, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सॉल्व करेंगे पूरी तरीके से, चाहे एक ऑप्शन दो ऑप्शन कोई भी फॉलो कर रहे हो। 16 में कह रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ A आर दी वेक्टर 0 1 A 1 0 1 A 1 इन RQ लीनियरली डिपेंडेंट। हेडिंग डालने पहले ISI 2019 PA। आपको 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, आपको चेक करना है, आपको बताना है कि 3 वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो उस केस में स्मॉल a की वैल्यू क्या होगी। पहले मैं वेक्टर्स लिख लेता हूँ। वेक्टर्स आर 0 1 A 1 0 1 A 1। देखो, जिन स्टूडेंट्स को याद हो, लीनियर डिपेंडेंट के लिए एक क्राइटेरिया हम करते थे कि वेक्टर्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करते थे। K1 पहला वेक्टर प्लस K2 दूसरा वेक्टर प्लस K3 तीसरा वेक्टर इक्वल टू 0। अगर ऑल दी स्केलर्स यानी ऑल दी KIs, मतलब K1 K2 K3 0 आते हैं, तो हम बोलते हैं वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और अगर तीनों 0 नहीं आते तो बोलते हैं वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है। एक तरीका तो ये है जो काफ़ी बच्चों ने यूज़ किया होगा खुद, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का समय कम से कम लगे। ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आप लोग की एक्सप्लेनेशन क्या है आंसर की वो मैटर नहीं करती, आपने कितना तुरंत आंसर दिया वो मैटर करता है, कितना जल्दी आंसर दिया वो मैटर करता है। तो इन दैट सिनेरियो आप लोग किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो बच्चों। इन दैट सिनेरियो आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। बेसिकली जब भी वेक्टर्स आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, जैसे 2 वेक्टर्स लीनियर डिपेंडेंट हैं, तो एक वेक्टर किसी दूसरे का स्केलर मल्टीपल है। तो जब कोई एक वेक्टर किसी दूसरे का स्केलर मल्टीपल होता है और उसे मिला के अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाई जाए, जैसे मान लो R² की बात करें, वेक्टर्स इन R², तो एक वेक्टर किसी दूसरे का स्केलर मल्टीपल है, तो उनको मिला के अगर एक मैट्रिक्स बनेगी तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं और अगर उन्हें मिला के एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम बना लेते हैं,
ठीक है। तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा, और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 नहीं होगा तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट में काउंट होगा। ऐसा सिर्फ तब पॉसिबल है जब स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। कोई बच्चे कहते हैं सर 3 वेक्टर्स में लीनियर डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, 3 वेक्टर्स में कैसे स्केलर मल्टीपल चेक करते हैं। 3 वेक्टर्स की लीनियर डिपेंडेंसी का मतलब होता है कोई एक वेक्टर बाकी दो का लीनियर कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। सो नाउ हम देखते हैं क्या इसमें मेरा एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन पा रही है। 0 1 A 1 0 1 A 1 बिल्कुल बन पा रही है 3/3 की, ठीक है। मुझसे ये बोला गया कि मुझे लीनियर डिपेंडेंसी चेक करनी है, तो अगर मैं लीनियर डिपेंडेंसी की बात करूंगा तो आई हैव टू गो फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, टेक इट एज 0 और मुझे स्मॉल ए निकालना है। सो -a फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 - a स्क्वायर +1 0 - a इक्वल टू 0, -a + a क्यूब - a इक्वल टू 0, a क्यूब - 2a इज इक्वल टू 0, so a square - 2 equal to 0, so a equal to 0 √2 or -√2. These are the possible values of a where the vectors can be linearly dependent. तो इस केस में हमारे पास ना 2 ऑप्शंस हैं, तो इधर 0 और √2, तो उसमें से आप दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। तभी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पेपर के टाइम पर डाउट था, तो ऑलमोस्ट ऑल दी स्टूडेंट्स गेट दी फुल मार्क्स, ठीक है। ओके ओके इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्या कह रहा है 17? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स फॉर्म अ बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। तो बेसिस का मतलब क्या होता है? जब वेक्टर्स को हम बेसिस प्रूफ करना होता है, इधर आर स्क्वायर, आर क्यूब, R4 एंड सो ऑन, तो बेसिस मीन्स ऑल द वेक्टर्स शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, and the second condition, vector should span in R square, R cube, whatever the basis required. तो अगर R square की बात की गई है तो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एंड लीनियर इंडिपेंडेंट के साथ साथ वेक्टर्स स्पैन करने चाहिए R square। तो जब भी हम R square की बात करते हैं और हम लीनियर इंडिपेंडेंट की बात करें, डिपेंडेंट की बात करें, तो मैंने अभी आपको एक तरीका सिखाया कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के लिए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाए तो बल्ले बल्ले, ठीक है। तो अगर वेक्टर्स को आप बेसिस आर स्क्वायर में चेक करना है तो सबसे पहले उन ऑप्शंस को खंगालो जहां पे 2 वेक्टर्स हों विथ 2 एलिमेंट इन ईच वेक्टर्स, ठीक है, ताकि उनसे स्क्वायर मैट्रिक्स आसानी से बन जाए। अगर वो नहीं ऑप्शंस होंगे तो फिर बाकी पे मूव करेंगे, बड़ा सिंपल सा फंडा है। तो सबसे पहले अगर मैं बी ऑप्शन देखूं, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन में है 1 1 एंड 2 2, है ना, यही है। तो 1 1 2 2 तो सबको क्लियरली नजर आ रहा होगा यार कि एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है, तो यहाँ तो फिर वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। तो जब डिपेंडेंसी आ गई तो बेसिस की कंडीशन तो होल्ड नहीं करेगी, तो इसलिए बी ऑप्शन कट कर देंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं बच्चों, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी पे, ठीक है। क्या क्या है? 1 1 2 3। ऑप्शन नंबर डी है 1 1 2 3, ठीक है। इसे मिला के पहले एक मैट्रिक्स बनाओ और उसका डिटर्मिनेंट चेक करो। 3 - 2 1 नॉन जीरो, that means vectors are linearly independent, ठीक है, vectors are linearly independent। अब इंडिपेंडेंसी तो हो गई, अब इंडिपेंडेंसी के बाद दूसरी कंडीशन फॉर प्रूविंग द बेसिस, दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली होल्ड करनी चाहिए तभी बेसिस होते हैं। दूसरी कंडीशन है आप लोगों के पास स्पैन इन आर स्क्वायर। तो स्पैन इन आर स्क्वायर के लिए हम ऐसे करेंगे, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। स्पैन इन आर स्क्वायर का बेसिक मतलब होता है कि
इन दोनों के इनफाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करने चाहिए। तो मैंने एक्स वाई मान लिया वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक्स बिलोंग्स टू आर एंड वाई बिलोंग्स टू आर, इंडिविजुअली भी आप ले सकते हो। तो इस तरीके से मतलब अगर आपने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने हैं, सपोज करो ये वेक्टर्स इसके लीनियर कॉम्बिनेशन है जहाँ पर एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक्स वाई की कोई स्पेशल वैल्यूज़ होगी तभी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा, तब स्पैनिंग एग्जिस्ट नहीं करती। स्पैनिंग एग्जिस्ट करती है जब कुछ भी ले लो इक्वल टू में, स्केलर तो कुछ ना कुछ आएंगे ही आएंगे। स्केलर मतलब जो लीनियर कॉम्बिनेशन के स्केलर होते हैं। तो K1 पहला वेक्टर प्लस K2 दूसरा वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। तो K1 प्लस 2K2 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स, सॉरी, K1 plus 3K2 is equal to y. When you will solve this, you will have K2 is equal to y minus x and K1 is nothing 3x minus 2y, ठीक है। माइनस 2x है ना, इधर जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स आप लोगों के पास अगर आप x और y को कुछ भी पुट करो तो K1 K2 तो आएंगे ही आएंगे, चाहे 0 आए, 1 आए, 2 आए, कुछ भी आए, कुछ तो आएंगे ही आएंगे। तो आई कैन से व्हेन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर देन वी हैव इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ K1 एंड K2 and due to the infinite values of K1 K2 that implies we have infinite linear combination of these two vectors. That means they span in R square. यही होता है बच्चों स्पैनिंग का मतलब, ठीक है। ओके, मूविंग टू दी अभी हमने कौन सा किया, 17, 18 पे मूव कर रहा हूँ बच्चों में, ध्यान से देखिए। 18 आसान सा क्वेश्चन है, सरल सा सवाल है। कह रहे हैं इफ अ कैंडिडेट इज गुड ही सेलेक्टेड इन MSQE एग्जामिनेशन विथ प्रोबेबिलिटीज 0.9, ठीक है। इफ कैंडिडेट इज बैड he is selected in MSQ examination with probability 0.2. Suppose every candidate is equally likely to be good or bad. If you meet a candidate who is selected in the MSQE examination, what is the probability he will be good? I think ये 12th क्लास का बेसिक सा बेस थ्योरम का सवाल है, ठीक है, जहाँ पे कंडीशनल अपॉन कंडीशनल मांगा है। इन दैट केस हम लोग बेस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 18 में दो इवेंट ले लेते हैं, पहला ले लेते हैं गुड और दूसरा ले लेते हैं बैड। और एक इवेंट जो गिवन इवेंट चल रहा है, गिवन इवेंट है ए इवेंट मान लो सेलेक्ट इन MSQE एग्जामिनेशन, ठीक है। सो सबसे पहले गुड और बैड की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट इन MSQE एग्जामिनेशन गिवन दैट ही इज गुड, वो आपको कितनी दे रखी है 0.9 एंड गिवन दैट ही इज बैड दैट इज 0.2, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपसे मांगा हुआ है प्रोबेबिलिटी ही इज गुड गिवन दैट ही इज सेलेक्टेड इन MSQE एग्जामिनेशन। मुझे ज़्यादा फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई ऐसे बच्चे तो इसको नहीं देख रहे होंगे जिन्होंने 12वीं मैथ्स नहीं पढ़ी, सबको ही आता होगा ये बच्चों। 0.5 इंटू 0.9 प्लस 0.2 इंटू 0.5, पॉइंट सबसे हटा दो, 45 प्लस 10, 45 प्लस 55, 5 9 10 11. So you will select the option number 9/11 C, ऑप्शन सी, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो किसी बच्चे को कोई डाउट होगा इसको, ठीक है। इसको लिख लो आराम से पहले आप लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में जब एग्जाम में आया था इसमें एक प्रॉब्लम थी, तो सब बच्चों को पूरे मार्क्स मिल गए थे। तो इसको डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है कि क्वेश्चन इज़ नॉट क्लियर, क्वेश्चन में कुछ गलती थी, ठीक है। तो इसलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 20 पे मूव करेंगे। जो बच्चे 2019 का पेपर ट्राई कर चुके हो, उन्हें 19 से नहीं हुआ होगा, उनका ऑप्शन मैच नहीं हो रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम पे जब मैंने एकदम से पेपर लिया था मैंने भी तुरंत सॉल्व किया, मुझे गलती लगी, मुझे 10 मिनट के अंदर इसमें गलती कुछ लग गई थी, मैंने उसको वहीं छोड़ दिया, ठीक है। तो अब आप लोग सोचोगे सर हमें कैसे पता लगेगा गलती है,
नो कमेंट्स, पढ़ना पड़ेगा खूब, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं मिस्टर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंटली टॉसिंग अ कॉइन, देयर कॉइन हैव अ प्रोबेबिलिटी 0.25 ऑफ कमिंग हेड। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक बायस्ड कॉइन है। आफ्टर ईच ऑफ देम टॉस द कॉइन ट्वाइस, अगर ए भी 2 बार कॉइन को उछालता है, बी भी 2 बार कॉइन को उछालता है, तो वी सी अ टोटल ऑफ 2 हेड्स, मतलब टोटल जो आए वो 2 आए हेड्स का, ठीक है। सो आप लोगों के पास व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर ए हैड एग्जैक्टली 1 हेड। देखो जो मांगा है ना, मैं एक बार आपके लिए लिख देता हूं पहले, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, 20। फाइन, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इज एग्जैक्टली 1 हेड गिवन दैट टोटल आना चाहिए हेड का 2, ठीक है। फाइन, तो मैंने 2 इवेंट लेट कर लेता हूं। एक से इवेंट मान लिया मैंने नंबर ऑफ हेड obtained by Mr. A, second number of head obtained by Mr. B। दोनों के हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी तो सेम है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी है 0.25 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी है 0.75, ठीक है। अब बेसिकली हम लोगों से बोला गया है कि एग्जैक्टली 2 हेड आए गिवन दैट टोटल 2 हेड आए, ठीक है। तो मतलब टोटल तो 2 हेड आने चाहिए और न्यूमरेटर में आएगा बेसिकली इन दोनों का इंटरसेक्शन। इन दोनों का इंटरसेक्शन का बेसिक मतलब हो गया, ये कंडीशनल है ना, अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा। इन दोनों के इंटरसेक्शन का बेसिक मतलब हो गया, ए को एग्जैक्टली 1 हेड मिला गिवन दैट टोटल 2 हेड मिले, मतलब ए को 1 मिला और टोटल 2 हेड कब आएगा, जब बी को भी 1 मिला होगा। तो मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए को 1 हेड मिला एंड बी को 1 हेड मिला, दिस इज द इंटरसेक्शन अपॉन में टोटल ऑफ 2 हेड्स। टोटल ऑफ 2 हेड्स कैसे कैसे मिल सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। ए को 1 मिला, बी को 1 मिला, ए को 2 मिले, बी को 1 भी नहीं मिला, तब भी टोटल 2 हेड आएगा। और ए को 0 मिले और बी को 2 हेड मिले, ठीक है, यही बनेगा। सो सिंपल है, दोनों अपने अपने आप इंडिविजुअली कॉइन को उछालेंगे तो इंडिपेंडेंट होंगे। तो जॉइंट में एक तरीके से ये एक इंटरसेक्शन होता है, और अगर ये इंडिपेंडेंट हैं तो इंडिपेंडेंट की प्रोबेबिलिटी होती है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होती है अंडर द केस ऑफ इंडिपेंडेंसी प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। तो x को 1 हेड मिला और b को भी 1 हेड मिला, अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के मल्टीप्लाई कर लो। यू में यूज द बाइनोमियल, है ना, 2 बार उछाला है। x को 1 हेड मिला आउट ऑफ 2 टॉस, तो 2c1 0.25 की पावर 1 0.75 की पावर 1। सिमिलरली b को भी 1 हेड मिला इंटू सेम 2c1, क्योंकि सब कुछ सेम है, अपॉन x को 1 मिला, b को 1 मिला, सेम ये ऊपर वाला ही आ जाएगा, ठीक है। 2c1 0.25 0.75 2c1 0.25 0.75, ठीक है, प्लस a को 2 हेड मिले आउट ऑफ 2 टॉस 2c2 0.25 की पावर 2 और 0.75 की पावर 0, तो कोई नहीं है। b को 1 भी हेड नहीं मिला आउट ऑफ 2 2c0 0.25 की पावर 0 0.75 की पावर 2, प्लस a को 0 हेड मिले 2c0 0.25 की पावर 0 0.75 की पावर 2, और b को 2 हेड मिले 2c2 0.25 की पावर 2, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 0.25 का स्क्वायर और 0.75 का स्क्वायर, यहाँ भी 0.25 का स्क्वायर 0.75 का स्क्वायर 0.25 का स्क्वायर 0.7, सब कुछ कट जाएगा। तो ऊपर बचेगा 4, यहाँ भी बचेगा 4, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, 4/6
यानी 2/3 इज द आंसर। ठीक है, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, नहीं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। ठीक है, लिख लो आराम से। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको रब करूं मैं, आप चाहो तो पॉज करके लिख लो आराम से, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 21, मैं रीड कर रहा हूं आप लोगों के लिए। कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन एफ आर मैपिंग आर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज लेस दैन इक्वल टू ई, and if x is greater than e, then this is x log x to the base e. Which of the following is true for f? कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, नहीं है, ये चेक करना है। तो पहले लेट मी राइट द फंक्शन 21 में फंक्शन मुझे दे रखा है x if x is less than equal to e, if x is greater than e, x log x to the base e, ये ठीक है। सो नाउ कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए पहले LHL देखो, e पे e डालोगे e बचेगा, RHL डायरेक्ट कर लो क्योंकि कैलकुलेशन जरूरी है, e डालोगे e log e to the base e, ये 1 हो जाएगा तो e बच जाएगा। फॉर फंक्शन वैल्यू भी e है इक्वल टू पे, तो ये इक्वल आ रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, लेट्स चेक फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। LHD के लिए डेरिवेटिव करो इसका 1 आएगा, RHD के लिए डेरिवेटिव करो इसका x अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, यानी 1 प्लस लॉग एक्स, इसमें e डालो 2 आ रहा है। ठीक है, तो LHD RHD इक्वल नहीं आ रहे, LHD इज नॉट इक्वल टू, बच्चों ये सबसे आसान तरीका है, तुम कहाँ वो LHD RHD लिमिट लेके निकालते फिरोगे, अभी समय कम है, वर्किंग नहीं दिखानी, तो बहुत जल्दबाजी में सवाल करना है। तो जहाँ LHD का फंक्शन उसका डेरिवेटिव करो, RHD वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, जिस अलग अलग जो पॉइंट इन दोनों को ब्रेक कर रहा है वो पॉइंट डालो, उस पॉइंट पे अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो डिफरेंशिएबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। सो हम लोग कौन सा ऑप्शन चूज कर सकते हैं? पहला है एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस, एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, बी ऑप्शन, एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, लिख लो इसको। ओके, इसके बाद मूव कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे, 22 पे। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। कह रहे हैं लेट एफ such that -1 से 1 mapping R is a continuous and weakly increasing function such that -1 to 1 fx dx is equal to twice -1 to 1 f of minus x dx. Suppose f of -1 is 0, then f of 1 is what? Okay. देखना, इस क्वेश्चन में बहुत सारी इंट्यूशन बच्चों ने अपनी तरफ से लगाई। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखिए। हमें गिवन है -1 to 1 fx dx is equal to twice -1 to 1 f of minus x dx, and we have given f of -1 0, हमें f of 1 की तलाश है। ठीक है, ओके, सो हम लोग इसमें 3 सिनेरियो, या पहले मैं 2 स्पेशल सिनेरियो लेके चलता हूँ। ठीक है, मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरे पास फर्स्ट केस एफ एक इवन फंक्शन है। ठीक है, एफ एक इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन जब लिया जाएगा तो -1 से 1 एफ एक्स डी एक्स इज नथिंग बट, पता है इवन फंक्शन क्या होता है? एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है,
तो ट्वाइस -1 से 1 एफ एक्स डी एक्स। ओके, ठीक है। अब आप इसको अगर सॉल्व करो तो -1 से 1 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, -1 से 1 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। किसी लोअर और अपर लिमिट से इंटीग्रेशन का आंसर 0 तब आता है जब लोअर और अपर लिमिट सेम हो या फंक्शन वैल्यू 0 हो। तो आई कैन टेक फंक्शन वैल्यू एज 0, दैट मीन्स एफ ऑफ 1 इज 0। सिमिलरली अगर तुम ऑड फंक्शन का एग्जाम्पल बनाओगे तो ऑड फंक्शन के एग्जाम्पल में बेटा -1 से 1 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ऑड में क्या होता है बताओ, एफ ऑफ -x इक्वल टू -f x है। तो -1 से 1 एफ एक्स डी एक्स, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा थ्राइस -1 से 1 एफ एक्स डी एक्स। अगेन 0 तभी आएगा जब एफ एक्स 0 होगा, दैट इम्प्लाइज एफ ऑफ 1 इज 0। उसके अलावा अगर इवन ऑर्डर में से कुछ भी नहीं होता तब भी ये इक्वालिटी तभी लाई करेगी जब फंक्शन वैल्यू 0 होगी। तो ये थोड़ा इंट्यूटिव बेस्ड सवाल था। वीकली स्टेशनरी में मतलब आपका कांस्टेंट फंक्शन भी एक वीकली स्टेशनरी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। किसी ने कुछ और सोचा हो तो मुझसे शेयर कर सकता है, बट ऐसा नहीं सोचा हो तो आप उसको एकदम ठीक मान लें, पहले मेरे साथ डिस्कस करें, क्योंकि आप लोग कुछ भी खतरनाक कर सकते हो, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग मूव करेंगे गाइस क्वेश्चन नंबर 23 पे, ठीक है। कह रहा है 23, लेट ए इज अ सबसेट ऑफ आर वेयर एफ ए मैपिंग आर बी अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, let x star belongs to a be such that derivative of function at x star is 0, consider the following statement। फर्स्ट है derivative of function, second order derivative at x star less than equal to 0, then x star is a local maxima। if x star is a local point of local maxima then derivative has to be less than 0। ठीक है, चेक करते हैं। देखो बच्चों, ये जो स्टेटमेंट है ना यार, ये ना दोनों सफिशिएंट कंडीशंस हैं और हम लोग को आंसर में हमेशा नेसेसरी कंडीशंस टिक करनी होती हैं। मैं आपको देखो बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 23। ए दिस एफ एस आर ए मैपिंग आर, ठीक है। वी हैव दिस इंफॉर्मेशन दैट डेरिवेटिव at x star is equal to 0। मतलब x star पे डेरिवेटिव 0 आ रहा है, दैट सिंपली मीन दैट x star इज अ स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव दे रखा है तो कोई घबराने की बात नहीं है। नॉर्मल डेरिवेटिव जो d वाला हम कंसेप्ट यूज करते हैं उसमें डेल लगा देंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। हाँ, बट जहाँ डेल यूज करते हैं वहाँ d नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन बोलिए, अगर del square f by del x square at x star less than equal to 0 आता है, then x star लोकल मैक्सिमा होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। मतलब अगर x star एक स्टेशनरी पॉइंट है, ठीक है, तो उस स्टेशनरी पॉइंट पे अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है या इक्वल टू 0 आता है तो हमेशा वो लोकल मैक्सिमा होगा। ज़रूरी नहीं है। देखो मान लो फंक्शन ले लो, ये x की पावर 6, डेरिवेटिव करो, x 0 आ रहा है, कंसीडर दिस एज x स्टार, ठीक है। या ठीक है, अगर आप डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो आएगा 30x4, डबल डेरिवेटिव 0 आ रहा है x स्टार पे, तो क्या लोकल मैक्सिमा बोल सकते हैं? नहीं। अगर आप इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करोगे तो साइन ऑफ f डैश x माइनस से प्लस जाएगा, तो ये तो मिनिमा हो गया, ठीक है। सो मिनिमा होने का बेसिक मतलब ये हो गया, मिनिमा होने का बेसिक मतलब ये हो गया कि ज़रूरी नहीं है कि अगर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ रहा है तो लोकल मैक्सिमा ही होगा, इट कैन बी लोकल मिनिमा ऑल्सो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग।
Similarly, when I move to the second statement which says derivative, अगर फर्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट बोली, हाँ, अगर x स्टार is local maxima, then derivative at x star is always less than 0. ऐसा भी ज़रूरी नहीं। देखो कैसे, मान लो अगर आप लोग f को लेते हो -x4 और डबल डेरिवेटिव निकाल, सॉरी सिंगल डेरिवेटिव निकाला -4x3, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 0 देन x0, एंड जब आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो -12x² आएगा, और एट x स्टार इट इज़ 0, ठीक है। और अगर आप 0 से पहले साइन चेक करोगे तो प्लस से माइनस जाएगा, मैक्सिमा है, तो मैक्सिमा पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ रहा है, पॉसिबल है। तो इसका मतलब है कि x स्टार लोकल मैक्सिमा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लोकल मैक्सिमा पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप लोगों के पास हमेशा लेस देन 0 आए, वो इक्वल टू 0 भी आ सकता है। तो वाइसा वर्सा कंडीशन है। इसमें ये कहा गया था अगर ऐसा होगा तो लोकल मैक्सिमा होगा, इसमें कहा गया अगर लोकल मैक्सिमा होगा तो ऐसा होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट कंफर्म नहीं है, ये हर फंक्शन के लिए सेटिस्फाई नहीं होती, तो इसलिए इन्हें सफिशिएंट कंडीशन में डाला जाता है, इसलिए इसको इनकरेक्ट बोला जाएगा, ठीक है। पेपर में जब भी आपको स्टेटमेंट दी जाती है तो योर फोकस इज ऑन दी नेसेसरी स्टेटमेंट रादर देन सफिशिएंट स्टेटमेंट, ठीक है। आप इसको आराम से गो थ्रू कर सकते हैं। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम का अगर कंसेप्ट क्लियर है यार आपको फर्स्ट ईयर का, तो मेरे को नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को होनी चाहिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है। अगले पे आते हैं 24 पे। 24 कह रहा है कंसीडर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू e की पावर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? f is quasi convex, f is quasi concave, f is neither quasi convex और quasi concave, and दूसरा है f is both quasi convex and quasi concave। अच्छा चलो, अब अगर सिंगल वेरिएबल दे रखा है तो थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाता है, क्योंकि सिंगल वेरिएबल मतलब वन वेरिएबल फंक्शन अगर दे रखा है तो क्वाजी कनकेव कन्वेक्स चेक करने के लिए अपर लेवल सेट वाला कंसेप्ट भी चाहो तो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और वैसे जनरली भी अगर आप लोग डेरिवेटिव क्राइटेरिया भी यूज़ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। 24 f(x) इक्वल टू e की पावर x, ठीक है। पहले डेरिवेटिव करो, ठीक है। डेरिवेटिव अगर आप लोग करते हो, सिंगल डेरिवेटिव किया तो ex, डबल डेरिवेटिव किया तो ex, पॉजिटिव कॉन्वेक्स, दैट मीन्स क्वाजी कन्वेक्स, तो क्वाजी कन्वेक्स तो हो गया, ठीक है। सेकंड जाते हैं, क्वाजी कॉन्केव की कंडीशन को होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा। क्वाजी कॉन्केव के लिए f(x) इक्वल टू ex, अपर लेवल ऑफ सेट ले लेते हैं। क्वाजी कन्वेक्स के लिए अपर लेवल ऑफ सेट, सपोज करो ex ग्रेटर देन इक्वल टू a लिया। अगर सिंगल वेरिएबल में क्वाजी कनकेव या कन्वेक्स चेक करना होता है और अपर लेवल ऑफ सेट अगर एक इंटरवल आता है, वन वेरिएबल में, तो फंक्शन को हम लोग क्वाजी कनकेव फंक्शन कहते हैं। सो इज द लोअर लेवल ऑफ सेट। अगर एक क्या आता है आप लोगों के पास, एक आप कह सकते हैं कि एक सेट आता है, तो आप लोग उसको क्वाजी कनकेव या क्वाजी कन्वेक्स बोल सकते हैं, अगर अपर और लोअर लेवल दोनों में एक सेट आ रहे हैं तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो x log e ग्रेटर देन इक्वल टू log a, x ग्रेटर देन इक्वल टू log a, यानी x बिलोंग्स टू log a से इन्फिनिटी, तो यू आर गेटिंग वन ऑफ सेट, अपर लेवल ऑफ सेट जो आपका है वो इस इंटरवल पे होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन को क्वाजी कनकेव भी बोलेंगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें, नॉर्मल डेरिवेटिव से तो पता लग गया क्योंकि कन्वेक्स है तो क्वाजी कन्वेक्स है, बट हर कन्वेक्स फंक्शन क्वाजी कन्वेक्स हो वो क्वाजी कनकेव भी हो सकता है, ठीक है। तो क्वाजी कनकेव चेक करने के लिए हमने अपर लेवल ऑफ सेट वाला कंसेप्ट यूज़ किया। तो अपर लेवल ऑफ सेट हमें एक इंटरवल दे रहा है, तो व्हेनेवर अपर लेवल ऑफ सेट इज एन इंटरवल, ठीक है, दैट इम्प्लाइज फंक्शन इज क्वाजी कनकेव, एंड इफ द लोअर लेवल ऑफ सेट इज इंटरवल, देन अगेन वी कैन से दैट फंक्शन इज क्वाजी कॉन्वेक्स,
ये सिर्फ और सिर्फ 1 वेरिएबल के लिए। 2 वेरिएबल के लिए तो डायग्राम वगैरह बना के आराम से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लो पहले आराम से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ बच्चों को क्वाजी कनकेव और कन्वेक्स वाले में कोई डाउट हो तो मेरा लेक्चर अपलोडेड है क्वाजी कनकेव और कन्वेक्स का बेसिकली यूट्यूब पे, आप उसको आराम से गो थ्रू कर सकते हैं। वहाँ से भी आप चाहो तो उस क्वाजी कनकेव और कन्वेक्स वाले सवाल को कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इंटरवल में बताया, वहाँ पे मैंने ग्रेटर दैन इक्वल टू मिनिमा ऑफ एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी और लेस दैन इक्वल टू मैक्सिमा ऑफ एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी उससे करा हुआ है। आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है बच्चों, कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए, सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0 फॉर 2 डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू ऑफ x। अच्छा जी, तो व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ k? ओके, लेट मी राइट द डिटर्मिनेंट फर्स्ट। 25 का डिटर्मिनेंट है मेरे पास x1 0, ठीक है, 0x1 एंड k माइनस 3 1। ठीक है, ये आपको दे रखा है। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकालो, क्या होगा, x माइनस k प्लस 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला 0 प्लस k 1 माइनस 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या लेके चलना है मुझे, 0। सो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, मुझे बताना है क्या क्या x की 2 वैल्यूज होनी चाहिए, ये बोला है। व्हाट इज द रियल वैल्यूज ऑफ 2 डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ x, उसके लिए x की लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है k को 1 लिया गया। अगर मैं k को 1 लेता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बचेगा, विच इज x माइनस 1 का स्क्वायर, यानी x की सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, बट k की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए x की 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो नेग्लेक्ट हो गया। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। दूसरा ऑप्शन है 9 अगर ले हम लोग तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये भी x माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ से भी x3 आ रहा है, 2 वैल्यू नहीं आ रही, इसे भी कट मारो। सी ऑप्शन है k इक्वल टू 10, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 7x प्लस 10। ठीक है, यहाँ से x की 2 वैल्यूज आ रही है 5 इंटू। एक बार ये फोर्थ ऑप्शन देख लो, क्योंकि उसने लीस्ट वैल्यू बोली है k की। ठीक है, सबसे मिनिमम वैल्यू, तो 8 लेके देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 8, इसको सॉल्व अगर करते हैं तो 25 माइनस 32, इसमें तो x आ ही नहीं सकता, तो इसलिए वाला ऑप्शन ठीक। x की 2 वैल्यूज आनी चाहिए ना किसी लीस्ट के पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन में आ रही है। तो बच्चों दिस इज़ अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। यू कैन, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सवालों का लेवल बहुत लो है, आराम से समझ में भी आ रहे होंगे आप लोगों को। ठीक है, बाकियों के लिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के कंसेप्ट आपको अच्छे से पता होने चाहिए, तो आप कर सकते हैं उसको आराम से। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। 26 कह रहा है, डिफाइन द फॉलोइंग फंक्शन ऑन द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यू। fn दे रखा है 2 इंटू 4 इंटू टिल n माइनस 1 इफ n इज ऑड। अगला दे रखा है 1 इंटू 3 इंटू टिल n माइनस 1 इफ n इज इवन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fn प्लस 2 इंटू fn प्लस 1। ठीक है, आसान सवाल है। मैं ज़्यादातर ऐसे सवाल ना जनरलाइज ना करते हुए नॉर्मल से एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उससे मेरा सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले फंक्शन लिखूँ, क्या है, f ऑफ n की पॉसिबिलिटी है 2 4 6, ये है ना, 2 4 6 n माइनस 3 n माइनस 1, कब, इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड। ठीक है, और 1 3 5 यहाँ पर भी लास्ट में
n माइनस 3 n माइनस 1 इफ n इज इवन। ठीक है, हमें निकालना है एफ एन प्लस 2 एफ एन प्लस 1, ये निकालना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ बड़ी वैल्यू ले लें, इनको 10 ले लेते हैं। तो एफ ऑफ 12, बाकी आप कोई और मेथड यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यही एक मेथड है। ठीक है, और ये कितना हो गया, एफ ऑफ 11, 12 है तो इसका मतलब हो गया इवन। इवन मतलब इसमें आएंगे। ठीक है, 1 इंटू 3 इंटू 5 टिल, ठीक है, 12 माइनस 3 9, ठीक है, एंड 12 माइनस 1 11। ठीक है, इसमें आएंगे 11 ऑड, और मतलब 2 4 6 8 ऐसे बढ़ेंगे। 11 माइनस 3 8, अगला ही आ गया, डॉट लगाने की जरूरत नहीं। इन 11 में से एक गए 10, सबको मिला लें तो मुझे मिल रहा है बेसिकली 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 10 इंटू 11, दैट इज़ नथिंग बट 11 फैक्टोरियल। तो जब मैंने n को 10 लिया तो मेरा आंसर 11 फैक्टोरियल आ रहा है, तो यानी मेरा ऑप्शन हो गया n प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। ओके ओके गाइस, आगे अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। देखिएगा, पहले इसको रब कर दो। ओके, 27 में कह रहा है आपको, द सीक्वेंस xn n greater than equal to 0 is defined and follows: we set x naught 1 and xn summation of xj for each integer x greater than equal to 1 n greater than equal to 1, then the value of the expression summation 1 by xj is equal to what? ठीक है, सो मैं पहले समराइज कर दूं सवाल। आप लोगों के पास xn है जहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और हमने x नॉट को 1 लिया हुआ है, और xn का मतलब है समीशन j 0 से n माइनस 1 xj। हमें निकालना है समीशन j 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन xj, ये निकालना है। ठीक, आराम से देखो बच्चों, काफ़ी बच्चों ने कर भी लिया वो सवाल, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। एक एक करके वैल्यूज़ निकालते हैं, बिकॉज हेयर वी नीड 1 अपॉन x नॉट, 1 अपॉन x1, 1 अपॉन x2, 1 अपॉन x3 एंड सो ऑन। तो एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। देखो, सबसे पहले लेट्स सर्च फॉर x1। अगर मैं x1 लेता हूँ, x1 n को 1 डालता हूँ, तो यहाँ 1 डालूंगा तो j 0, तो 0 से 0 सिर्फ 0 ही आएगा। x नॉट 1 है तो x1 भी 1 हो गया। सिमिलरली अगर मैं x2 लेता हूँ तो समीशन से j 0 से 1 xj, x नॉट प्लस x1, ये भी 1 है, ये भी 1 है, विच इज 2। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं x3 लेता हूँ, समीशन j 0 से n माइनस 1 यानी 2 xj, x नॉट प्लस x1 प्लस x2। ठीक है, मेरे पास x नॉट प्लस x1 की वैल्यू 2 है। ठीक है, ये भी 1 है, मतलब ये भी 1 है, और ये 2 है x2, तो 4 आ गया। सिमिलरली x4, एक सिस्टम पता लग जाएगा ना यार 2-3 मिनट में। j 0 से 3 xj, x नॉट प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3, तो इन तीनों का टोटल तो x3 के बराबर ही है, विच इज 4, और x3 इटसेल्फ इज 4, तो 8। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे 8 2 जा 16, ये सब आएगा। तो इसे इक्वेशन 1 नाम दे दो। तो इन इक्वेशन 1 जो कैलकुलेट करनी है, 1 अपॉन एक्स नॉट 1, 1 अपॉन x1 इज ऑल्सो 1, 1 अपॉन x2 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो। इतना पार्ट जीपी बना लो, क्या होगा, a अपॉन 1 माइनस r, 2 अपॉन 2 माइनस 1, 3 इज द आंसर। ठीक है,
सो ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लिख लो आराम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फाइन। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में चो। ओके, नाउ गाइज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड कंफ्यूज करता है काफ़ी मतलब अच्छे बच्चों को भी, ठीक है। देखो, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी डज द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मोर देन वन सॉल्यूशन। पहले तो लाइन ही बड़ी अटपटी सी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मोर देन वन सॉल्यूशन। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है पी स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 4p एक्स प्लस पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4। हमें बोला हुआ है कि p की वैल्यूज क्या ली जाए जिससे इसके दो से ज़्यादा सॉल्यूशन आए, ठीक है। तो बड़ा सिंपल था। अगर देखो, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नॉन जीरो रह गया और एक्स का कोफिशिएंट भी नॉन जीरो रहे, अगर सिर्फ इसका कोफिशिएंट नॉन जीरो रह गया तो सिर्फ दो ही वैल्यू निकल सकती हैं, दो से कम। तो अगर इसका कोफिशिएंट जीरो बना दे तो दो वैल्यूज तो नहीं आएंगी, ना ही दो से कम आएंगे। बट अगर एक्स का कोफिशिएंट कुछ रह गया तो लीनियर बन जाएगा। लीनियर का तो आंसर ये आएगा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर का और एक्स के कोफिशिएंट जीरो होने चाहिए। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ये तो जीरो बना दिए आपने, ये तो जीरो बना दिए, तब भी एक्स की दो से ज्यादा वैल्यू डालने पे ओवरऑल जीरो कैसे बनेगा? सॉल्यूशन मींस जो भी एक्स डालोगे इक्वल टू जीरो बनना चाहिए। तो उसके लिए पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 को भी चेक करना पड़ेगा कि वो किस पे जीरो है। कंफ्यूज? देखो, आपको x की दो से ज्यादा वैल्यू डालनी है जिससे कि ये पूरा जीरो बने। क्वाड्रेटिक अगर रह जाती है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रह जाता है तो दो से ज्यादा वैल्यू आना इम्पॉसिबल है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी नहीं रहना चाहिए और एक्स का कोफिशिएंट भी नहीं रहना चाहिए, मतलब वो जीरो नहीं चाहिए, ताकि आप एक्स कुछ भी डालो ये इफेक्ट ना करें। 1 डालो, 2 डालो, 50 डालो, 70 डालो, 10, 50, 1000 वैल्यू जितनी भी डालो, ये इफेक्ट ना करे, क्योंकि एक्स इनके कोफिशिएंट जीरो चल रहे हैं तो जीरो बना देंगे। बट यहाँ पे एक कांस्टेंट भी तो चल रहा है, तो मैं चाहूँगा ना, मतलब जब एक्स कुछ भी डालूँ तो ओवरऑल जीरो बनना चाहिए, तभी तो सोल्यूशन कहलाएंगे वो। तो उसके लिए कुछ भी एक्स डालूँ उससे ये भी इफेक्ट ना हो, तो ये भी जीरो होना चाहिए। तो अब क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी? पी यहाँ से प्लस माइनस 4 है, पी यहाँ से 0 एंड 4 है, और यहाँ से पी 4 एंड 1 है। तीनों में कॉमन पी क्या आ रहा है जो तीनों को होल्ड कर रहा है? P4। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इन डाउट? ओके, फाइन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 29। देखिएगा ध्यान से सारे। 29 में कह रहा है कंसीडर द स्क्वायर विद वर्टिसेस ABCD एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। कॉल अ पेयर ऑफ वर्टिसेस इन द स्क्वायर एडजेसेंट्स इफ दे आर कनेक्टेड बाय द एज इन द फिगर। अगर हमें नहीं भी बताता तो भी पता है एडजेसेंट साइड क्या होती है। यू हैव 4 कॉलम्स, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। ठीक है, हाउ मेनी वे यू कैन कलर द वर्टिसेस ABCD सच दैट adjacent vertices। Okay guys, question number 29 I'm reading, देखिए सारे ध्यान से। Consider the square with vertices ABCD as shown in the following figure. Call a pair of vertices in the square adjacent if they are connected by the edge of the figure. You have 4 color, red, blue, green, yellow. How many ways can you color the vertices ABCD such that no adjacent vertices share the same color?
देखिए जी ध्यान से, 29। अच्छा सवाल है, काफ़ी बच्चे इसको गलत करके आ गए थे बहुत ही अलग तरीके से। देखो यार, ठीक है, मान लो ये वर्टिसेस ऐसे हमें कलर करने हैं, 4 पॉसिबल कलर्स। एडजस्टेंट समझते हैं सारे बच्चे। जैसे जो कलर ए में होगा वो डी और बी में नहीं होना चाहिए, ए बी सी डी, ठीक है। जो कलर डी में होगा वो सी और ए में नहीं होना चाहिए, जो कलर बी में होगा वो सी और ए में नहीं होना चाहिए। एडजस्ट जो कनेक्ट कर रहे हैं ना, कनेक्टेड पार्ट डज नॉट हैव अ सेम कलर, ठीक है। तो आराम से देखो, मैंने इसको केसेस बना के सॉल्व किया, अगर किसी ने किसी और मेथड से किया हो तो ही और शी कैन शेयर विथ मी। आंसर ये आना चाहिए जो मेरा आ रहा है। बट केस वन लिया मैंने कि फर्स्ट वर्टेक्स और थर्ड वर्टेक्स का कलर एक जैसा हो सकता है। मतलब अगर इसके लिए 4 वेज हैं तो इसके लिए तो 3 वेज होंगे, क्योंकि जो कलर यहां आ जाएगा चारों में से जो भी एक सेलेक्ट होके वो यहां नहीं आ सकता, ठीक है। बोलो। उसके अलावा यहां 3 वेज हो गए। मैंने बोला जो कलर यहां है वो यहां पर आएगा, तो इसके लिए 1 वे हो गया। अब यहां पे ऑप्शन किस किस के हैं? जो मैंने 3 कलर यहां यूज किए हैं वो 3 यहां पर भी तो यूज हो सकते हैं सेम, क्योंकि इसमें तो कोई कनेक्शन नहीं है ना। और जो कलर यहां हैं तीनों, वो इसका और इसका पार्ट तो है ही नहीं, तो एडजस्टेंट के सेम कलर होने का तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, पैदा नहीं होता। तो जो 3 वेज यहां हैं वही 3 वेज यहां पे भी यूज हो सकते हैं। 4 तिया 12 तिया 36। तो पहला केस मैंने लिया, द फर्स्ट वर्टेक्स एंड द थर्ड वर्टेक्स हैज द सेम कलर। क्लियर। सेकेंड केस ले लेते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड डज नॉट हैव अ सेम कलर, ठीक है। बच्चों मल्टीप्लिकेशन इसीलिए तो यूज करते हैं ना, कि अगर फर्स्ट इसको बनाना चाहें तो सारे पॉसिबल केस आ गए इसमें। केस 2, 4 वेज फॉर ए, 3 वेज फॉर डी, ठीक है। व्हाट अबाउट दी सी? अब जो ये कलर है बेसिकली कौन सा वाला, जो ए वाला कलर है वो तो यहां आ नहीं सकता, ठीक है। यहां पे 3 वेज थे, इन 3 वेज में से ए वाला कलर तो है नहीं, तो वही सेम 3 वेज यहां यूज नहीं हो सकते, क्योंकि जो कलर यहां भर दिया गया होगा वो सी में नहीं आ सकता। तो 3 में से जो भी एक कलर यहां भर देंगे, बाकी रिमेनिंग जो 2 कलर बच जाएंगे वो सी यूज करेगा, क्योंकि सी ने अब ए वाला यूज नहीं करना, वो फर्स्ट में आ चुका। व्हाट अबाउट दिस? जो 2 कलर यहां पर भर लिए गए, कोई भी एक, जो भी एक बच जाएगा वो बी में लाई करेगा, करेगा? बोलो। इसके अलावा जो डी में भरा हुआ है वो बी में आ सकता है ना? बोलो भाई, फर्स्ट और थर्ड को लेके चल रहे थे, सेकंड और फोर्थ में तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैंने यहां पे 2 में से कोई भी कलर भर दिया तो इसके लिए एक ऑप्शन यहां से हो गया और एक ऑप्शन डी से हो गया, जो कलर डी में भरा जा चुका है। डी में 3 ऑप्शन थे, जो भर गया वो, जो 2 ऑप्शन यहां ट्रांसफर हो गए, उन 2 में से एक ऑप्शन यहां ट्रांसफर हो गया, तो डी में जो भरा जा चुका है एक ऑप्शन वो हो गया, और सी में से जो एक कलर बचा हुआ एक ऑप्शन वो हो गया। और सी में जो बचा हुआ कलर है वो ए का पार्ट है ही नहीं, वो तो आपको पता ही है, क्योंकि ए और सी को सेम नहीं भरना। 4 तिया 12 दूनी 24 दूनी 48, आंसर इज 84 ऑप्शन। ऑप्शन है यार, 84 है ना ऑप्शन, बेइज्जती कराएगा मेरी, ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन। ओके फाइन। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इसके बाद हम समाप्त करेंगे ISI का 2019 का पेपर, ठीक है। नाउ 2 players P1 एंड P2, 30 क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आर playing a game which involving filling the entries of n into n matrix where n is greater than equal to 2 is an even integer. Starting with P1, each player takes turn to fill the unfilled entry of the matrix with real number. The game ends when all the entries are filled. Player P1 wins if the determinant of the final matrix is non-zero. Player 2 wins if it has a winning strategy, irrespective of the other player does.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो 30 में P1 एंड P2 दो प्लेयर्स हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स है, लेट अस सपोज ए, 2x2 की मैट्रिक्स ले लो, E1 लेनी है, ठीक है। P1 शुरू करेगा पहली एंट्री भरना, फिर दूसरी P2 भरेगा, फिर P1 भरेगा, फिर P2 भरेगा। विनिंग स्ट्रैटेजी किसके पास है? जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा तो P1 जीत जाएगा, अदरवाइज P2 जीतेगा। बड़ा सिंपल सा फंडा है। P1 ने भरा, मान लो ये, P2 ने भरा, मान लो ये, P1 ने भरा, मान लो ये, P2 ने भरा, मान लो, P2 के बाद लास्ट ऑप्शन है ना भरने का। तो जब लास्ट ऑप्शन P2 के पास भरने का है तो वो कोई ऐसी वैल्यूज़ यहाँ ले लेगा जिससे कि डिटर्मिनेंट 0 बन जाए, है ना। मान लो कुछ भी एंट्रियाँ ले गए 3, 4, 9 और 3, 4, 9, P2 ने x लिया तो वो देखना चाहता है क्या लूँ x जिससे कि 0 बन जाए, 12, तो 12 ले लूँगा तो डिटर्मिनेंट 0 बन जाएगा। तो इस केस में हमेशा विनिंग स्ट्रैटेजी किसके पास रहेगी? P2 के पास, ठीक है। ये इंट्यूटिव बेस्ड सवाल था, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं था। 4x4 का एग्जांपल मत लेना, 2x2 से काम हो चुका है, ठीक है। तो इसी के साथ ISI 2019 बच्चों ख़त्म होते हैं, ठीक है। मेरी तरफ से ISI 2019 ख़त्म है पूरा, और मैंने DSC 2019 भी अपलोड कर दिया है, अपलोड हो चुका होगा, चेक कर लेना आप लोग। तो ये 2 पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। DSC 2019 में मैंने सारी डिटेल बता दी है आप लोगों को कि किस तरीके से आप लोग क्लासेस मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को पेपर अच्छे से समझ में आया हो। मुझसे कोई गलती हो तो मैं रियली क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो, आपको कोई मेथड में दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। खूब पढ़ाई करो बच्चों और ISI DSC ज़रूर जाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच, नमस्ते बच्चों।